अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाजरीन, हमारे पास आपको देने के लिए आज 3 खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली तो ये कि मुसलमानों ने जो फ्रांस का बाइकआउट शुरू किया था उसके अच्छे समरात आना शुरू हुए हैं। इस सिलसिले में लाहौर के अंदर एक सर्वे किया गया, जिसके बाद पता चला कि जो फ्रांस की एक सबसे बड़ी मसनूआत हम इस्तेमाल करते थे, टोटल का पेट्रोल, डीज़ल और दूसरे लुब्रिकेटर्स वगैरह, उनकी फ़रोख्त में 60% तक कमी वाक़ई हुई है। दूसरी खुशखबरी ये कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक नया शहर आबाद होने जा रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा का पहला प्लान्ड सिटी होगा, जिसको सीपेक सिटी का नाम दिया गया है। ये सिटी को 80,000 कनाल के ऊपर मुहित होगा और इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है 18 नवंबर को होने जा रही है। और तीसरी खुशखबरी ये कि जो मौजूदा मालियाती साल के पहले क्वार्टर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन पहले 3 माह के अंदर पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल के एक्सपोर्ट थी उनके अंदर 22.5% इजाफा हुआ है। ये एक बहुत अच्छा इजाफा तस्वर किया जाता है। अब हम आते हैं अपनी पहली खुशखबरी की तरफ। तो फ्रांस की जानब से जो गुस्ताखाना खाके शाया किए गए और उसके बाद उनके जो सदर की जानब से सरदर्मी दिखाई गई, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने टोटल का बहुत हद तक बाइकआउट कर दिया है। लाहौर में एक सर्वे किया गया, जिसके बाद पता चला कि टोटल के पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो ऑयल, डीज़ल, मोबाइल और दीगर चीज़ें बिकती थीं, उनकी फ़रोख्त के अंदर 60% तक कमी वाक़ई हुई है। हमें तो चाहिए इनका बिल्कुल बाइकआउट कर दें, ताकि ये मालिकान टोटल को छोड़कर दीगर कंपनी की तरफ जा सके और उनको एक वाज़ेह पैगाम मिल सके। इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में एक सर्वे किया गया, तो वहाँ पता चला कि वहाँ मालिकान जो हैं वो टोटल कंपनी के साथ अपना डीलरशिप ख़त्म कर रहे हैं, पेट्रोल पंप मालिकान, और वो पीएसओ के ऊपर शिफ्ट होना चाह रहे हैं ताकि मुल्क को फ़ायदा हो सके। हमें भी चाहिए कि हम लोग जब पेट्रोल डलवाएं, डीजल डलवाएं, मोबाइल डलवाएं, कोई और लुब्रिकेटर इस्तेमाल करें, तो हम लोगों को पीएसओ को प्रेफर करना चाहिए और टोटल जैसे बड़े माफियाज को बंद करना चाहिए। इसी के साथ साथ मुस्लिम दुनिया में एक अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है, जिसके बाद फ्रांस की हुकूमत को खासे लाले पड़ गए, क्योंकि फ्रांस 56 इस्लामी ममालिक को तकरीबन 50 अरब डॉलर्स की अशिया बेचता है, जिनमें सबसे ज़्यादा अशिया तुर्की को बेची जाती है, जो तकरीबन 6 अरब डॉलर्स की हैं। तुर्की चूँकि सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहा है इस बुरे इक़दाम की और खुलखिला के कर रहा है, तो 6 अरब डॉलर्स में से अगर 3-4 अरब डॉलर का दंड भी पड़ गया तो फ्रांस के लिए बहुत बुरा है। उसके अलावा कतर के अंदर ज़ोर पड़ रहा है। कतर भी 3-4 बड़े इंपोर्टर्स में शामिल होता है फ्रांस की मसनूआत। यूएई के अंदर सऊदीया, उसके साथ साथ मोरक्को है, अलजायर है और यूएई है। इन तमाम ममालिक में आहिस्ता आहिस्ता इसके ख़िलाफ़ तहरीक बढ़ रही है और उम्मीद बन चली है कि फ़्रांस को इंशाअल्लाह ताला मुसलमान अपनी ताकत से मजबूर कर देंगे कि वो अपनी इस घटिया हरकत पर माफ़ी मांगे और अपने सो कॉल्ड जो एक इनलाइटेंड नज़रिया जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर एक कदगन लगाए, ताकि किसी की और स्पेशली मुसलमानों के दिल आज़ारी ना हो। और हमें भी चाहिए कि हम फ्रांस की मसनूआत बिल्कुल छोड़ दें, किसी न सूरत में इस्तेमाल ना करें। अब हम आते हैं अपनी दूसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी एक प्लान्ड सिटी बनने जा रहा है। और ये खैबर पख्तूनख्वा का पहला प्लान्ड सिटी होगा, जो कि रशाकई के मुकाम पर बनने जा रहा है। रशाकई वही मुकाम है जहाँ पर एक इंडस्ट्रियल जोन का गुज़िश्ता 2 माह पहले आगाज़ किया गया, उसका संगे बुनियाद रखा गया। इस सिटी का नाम है सीपेक सिटी और ये 80,000 कनाल पर मुहित होगा। इसके अंदर कोई 62,000 कनाल रकबा जो है वो आबादी के लिए है, जिसके अंदर लो डेंसिटी जोन, हाई डेंसिटी, हाई राइज बिल्डिंग्स, गोल्फ कोर्सेज, थीम पार्क्स और इसी तरह की दूसरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होंगी। मेडिकल सिटी बनेगा, एजुकेशनल सिटी बनेगा। एक डिटेल्ड इसके ऊपर में हम मज़ीद वीडियो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बताना ये मकसूद था कि इसका इफ्तिताह 18 नवंबर 2020 को होने जा रहा है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके लिए टाइम दे दिया। परवेज़ खटक ने इसका ऐलान किया है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इस सिटी की वजह से तकरीबन 80,000 नौकरियां पैदा होंगी, क्योंकि उस इलाके के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा और इसी के साथ साथ तकरीबन 60 किस्म की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगी और 4.5 अरब डॉलर्स की लागत से ये सिटी बसाया जाएगा। इसके अंदर सीपेक और चाइना की मदद हमें शामिल होगी और FWO पाकिस्तान की तरफ से यानी कि फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारियां संभालेगा। अब हम आते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ, तो वो है कि पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है
اس نے بھی ٹیکسٹائل کے بعد اور لیدر کے بعد اپنے آپ کو پروان چڑھانا شروع کیا ہے۔ اس کے رزلٹس بڑے اچھے آئے ہیں۔ پہلا کوارٹر یعنی مالیاتی سال کے پہلے 3 ماہ جولائی، اگست، ستمبر سن 2020 کے ان کے اندر فارماسیوٹیکل کے ایکسپورٹ میں 22.5% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ بہت اچھا اضافہ ہے کیونکہ جو ہماری فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری ہے اس کے اندر جو لوگ امپلائڈ ہیں، جو اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، وہ تقریباً 10 لاکھ لوگ ہیں ایز اے ہول۔ اس کے اندر فارماسیوٹیکل کے اندر کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل سٹورز پہ کام کرنے والے بھی ہیں، فارمیسیز پر کام کرنے والے بھی ہیں۔ یہ پورا نیٹ ورک بنتا ہے۔ تو پاکستان نے اب اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھانا شروع کی اور پاکستان اب 66 سے زائد ممالک کو اپنی فارماسیوٹیکل کی جو مصنوعات ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان افریقہ کے اندر اپنا بہت بڑا مارجن لے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ افغانستان میں پاکستان انڈیا کو بیٹ کر رہا ہے۔ پاکستانی ادویات افغانستان میں انڈیا سے زیادہ مقبول ہیں۔ کیوں؟ پاکستانی ادویات کا معیار انڈین ادویات سے زیادہ اچھا ہے، کوالٹی، ان کی پیکنگ، ان کا ریٹ جو ہے انڈین ادویات سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے افغانستان میں بھی جو ہمارے افغان بھائی ہیں وہ پاکستانی ادویات کو پریفر کر رہے ہیں، جبکہ انڈین ادویات کو وہ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان آہستہ آہستہ سینٹرل ایشیا تک بھی اپنی رسائی بڑھا رہا ہے ادویات کے سلسلے میں۔ تو پاکستان کے اندر 700 سے زائد کمپنیز ہیں جو ادویات بناتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر اب ادویات کے اندر ہونے والی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو فروغ دیا جائے۔ ہاں، ایک چیز جو اس حکومت نے بہت زیادتی کی وہ یہ تھی کہ کئی ادویات کی قیمتیں بہت بڑھا دیں۔ کچھ کی تو جنرل بنتی تھی، وہ یہ تھا کہ 10 سال سے ادویات کی قیمت بڑھی نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ ادویات مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی تھیں اور وہ اپنی اصل قیمت سے 100 گنا مہنگی مل رہی تھی۔ چلے ان کی تو سمجھ، لیکن کچھ ادویات قیمتیں بلا وجہ بڑھا دی گئیں۔ ان کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا تھا، ان کو نیگوشیٹ نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے غریب جو عوام ہے اس کو ادویات کی پرچیز میں بہت پرابلم آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کو ایسا میکانزم بنانا چاہیے جس سے غریب آدمی، متوسط آدمی ادویات کی جو خرید ہے اس کو کسی طرح اکنامیکل کر سکے۔ یہ تو تھی آج کی خوشخبریاں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اپنی میزبان عبد الرحمان کو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔